हेलो स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट करेंगे एरिया ऑफ पैरेललोग्राम एंड ट्राइंगल। ठीक है, हमारा 9th क्लास का टॉपिक है और स्टार्टिंग करते हैं। देखो, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम एंड ट्राइंगल, तो इस चैप्टर को पढ़ने के लिए हमारी एक बेसिक जानकारी होना चाहिए आपके पास में। ठीक है, इसके पहले जो आप 9th क्लास 9th लेवल पर जो चैप्टर्स पढ़ करके आते हैं, जैसे लाइन्स एंड एंगल, ट्राइंगल्स, ठीक है, तो उसकी हमारे को एक बेसिक नॉलेज यहाँ पर होना चाहिए। यहाँ पर हम एरिया ऑफ पैरेललोग्राम एंड ट्राइंगल के बारे में पढ़ेंगे। हम यहाँ पर देखेंगे कि एरिया ऑफ पैरेललोग्राम एंड ट्राइंगल के अंदर क्या रिलेशनशिप होती है, किस तरीके से होता है। तो स्टार्ट करते हैं आज इस टॉपिक को। देखो, फर्स्ट जो हमारे को यहाँ पर पता होना चाहिए, कोई भी पॉलीगॉन है तो मैं एरिया से रिलेटेड यहाँ पर एवरी पॉलीगन एवरी पॉलीगोनल रीजन, ठीक है, मेजर इन स्क्वायर यूनिट, ठीक है, और डिनोटेड बाय एंड डिनोटेड बाय कैपिटल आर। ठीक है, देखो हमने क्या लिखा है यहाँ पर, एवरी पॉलीगोनल रीजन आर हैज़ एन एरिया। कोई भी पॉलीगोनल रीजन, सपोज मैंने इस तरह का एक शेप आपके सामने अगर बना दिया, ठीक है, तो ये भी एक पॉलीगोनल रीजन है। इसका जो एरिया होता है उसको हम आर से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। यहाँ पर किससे रिप्रेजेंट कर रहे हैं? आर से रिप्रेजेंट करना चाह रहे हैं हम। ठीक है, इफ R1 एंड R2, R1 एंड R2, हमने यहां पर ऐसे दो B2 रीजन, B2 रीजन, ठीक है, अगर हम यहां पर इस तरह के दो रीजन देख रहे हैं सच दैट R1 जो आपका रीजन है ये कॉन्ग्रुएंट हो R2 के। अब कॉन्ग्रुएंसी हम थोड़ा बहुत पढ़ करके आते हैं। तो अगर ये वाले दो रीजन, मतलब दो पॉलीगन है अपने पास में, उन दोनों का जो रीजन है वो कॉन्ग्रुएंट है। कॉन्ग्रुएंट का मतलब सुपरपोज हो जाना। ठीक है, कॉन्ग्रुएंसी का क्या मीनिंग पढ़ा था हमने? सुपरपोज हो जाना। क्लियर? तो एक डायग्राम दूसरे डायग्राम को सुपरपोज कर दे तो उसको हम कॉन्ग्रुएंट बोलेंगे। ऐसे वाले केस में हम ये कह सकते हैं कि एरिया ऑफ R1 इक्वल होना चाहिए एरिया ऑफ R2 के। क्लियर होती है बात? ठीक है, एरिया ऑफ R1 मतलब R1 एक रीजन है, कैसा ही पॉलीगन हो सकता है। हम यहाँ पर एक जनरल बात को पढ़ना चाह रहे हैं, जनरल टर्म में उस बात को समझना चाह रहे हैं। एवरी पॉलीगोनल रीजन R हैज़ एन एरिया मेजर इन स्क्वायर यूनिट, तो स्क्वायर यूनिट में ही हम मेजर करते हैं ऑलवेज एरिया को, एंड डिनोटेड बाय R इफ R1 एंड R2 बी टू रीजन्स। अगर मेरे पास में यहाँ पर दो रीजन है और वो दोनों ही कॉन्ग्रुएंट हैं तो इन दोनों का एरिया हमारे सामने क्या होगा, मतलब इन दोनों का एरिया क्या होगा? इक्वल होगा। ठीक है, इस बात को हम इनिशियल लेवल पर याद रखेंगे। क्लियर होती है बात? अब आगे बढ़ते हैं। देखो, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम पर आते हैं। अब जो हमारा टॉपिक है वो है आपका एरिया ऑफ तो देखो, सबसे पहली चीज़ तो यहाँ पर ये पता होना चाहिए कि पैरेललोग्राम है क्या। ठीक है, किस तरीके से बना। तो जब हम लाइन्स एंड एंगल पढ़ते हैं तो उसमें भी हम थोड़ा थोड़ा इसको बताते हैं। लाइन्स एंड एंगल्स के अंदर और बाकी भी आप पढ़ते हुए आते हैं। 7th 8th लेवल पर भी हम इस टॉपिक को थोड़ा सा पढ़ लेते हैं कि ये पैरेललोग्राम किस तरह का शेप है।
तो यहां पर एक इस तरह का शेप बना रहा हूं मैं जिसमें अपोजिट साइड्स पैरेलल हैं, ठीक है, एक ऐसा शेप जिसकी अपोजिट साइड्स पैरेलल हैं। क्लियर? अगर मैं आपसे कहता हूं कि ए बी सी डी, ये जो साइड है ये इसके पैरेलल है, ठीक है, ए बी साइड डी सी के पैरेलल है, ए बी साइड डी सी के पैरेलल है। मैं इस तरीके से यहाँ पर डिनोट कर देता हूँ इन दोनों को। बिल्कुल इसी तरीके से आप देखेंगे कि बी सी जो साइड है वो ए डी के पैरेलल है, तो इसको हम बोलते हैं पैरेललोग्राम, ठीक है। मतलब ए बी जो साइड है वो पैरेलल है किसके? डी सी के। बिल्कुल इसी तरीके से जो आपकी बी सी साइड है वो भी पैरेलल है ए डी के, ठीक है। अब यहाँ पर चूंकि हमारा जो टॉपिक है वो है एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, तो मुझे यहाँ पर इसका दिखाना पड़ेगा कि एरिया हम किस तरीके से कैलकुलेट कर रहे हैं इसका। क्लियर? देखो यहाँ पर एरिया कैलकुलेट करने के लिए सबसे पहले हम दो तरह की टर्म यहाँ पर डिसाइड कर रहे हैं और बता रहे हैं कि आपका ये जो ए बी है ये एक बेस है, ठीक है, इसके करस्पॉन्डिंग जो भी यहाँ पर हाइट बनना चाहिए इसके करस्पॉन्डिंग, ठीक है। बिल्कुल इसी तरीके से DC अगर मैं एक बेस लेकर के चलता हूं तो इसके करस्पॉन्डिंग भी पर्टिकुलर एक हाइट होगी, ठीक है, इसके करस्पॉन्डिंग ये वाली हाइट बनाई है मैंने। DC अगर आपका बेस है तो इसके भी करस्पॉन्डिंग पर्टिकुलर एक हाइट है। मतलब यहाँ पर हम बेस और एल्टीट्यूड क्या होते हैं, क्या हम बोलेंगे, हम किसको बेस बोलना चाहते हैं, तो सबसे फर्स्ट नंबर आपको यहाँ पर पता होना चाहिए कि बेस हम किसको बोल रहे हैं, ठीक है, हम यहाँ पर बेस किसको बोल रहे हैं। तो देखो बेस क्या होता है? एनी साइड ऑफ पैरेललोग्राम, एनी साइड ऑफ एनी साइड, कोई सी भी साइड हो सकती है, उसको हमने बेस बोल दिया। कैन बी कॉल्ड इट्स बेस, कैन बी कॉल्ड इट्स बेस। कोई सी भी साइड बेस हो सकती है, बिल्कुल हो सकती है। अगर मैं इस साइड की बात करूं तो ये भी बेस हो सकती है, ऐसा नहीं है। अगर हम इस वाली साइड की बात कर रहे हैं तो इसके भी हम करस्पॉन्डिंग एक एल्टीट्यूड परपेंडिकुलर बना सकते हैं। अगर मैं इस वाली साइड की बात करूं हम तब भी एक एल्टीट्यूड यहां पर ड्रॉ कर सकते हैं। तो हमारे पास में एनी साइड, कोई सी भी साइड एक बेस हो सकती है। सेकंड नंबर आता है यहां पर एल्टीट्यूड, ठीक है। तो देखो एल्टीट्यूड क्या होता है? द लेंथ ऑफ लाइन सेगमेंट, ठीक है। एल्टीट्यूड हम किसको बोल रहे हैं? द लेंथ ऑफ लाइन सेगमेंट। कौन सा वाला लाइन सेगमेंट? द लेंथ ऑफ लाइन सेगमेंट विच इज परपेंडिकुलर which is perpendicular to base from the opposite side, ठीक है, from the opposite side। देखो समझो इस बात को, हमने यहां पे लिखा द लेंथ ऑफ लाइन सेगमेंट। एक लेंथ है, एक ऐसा लाइन सेगमेंट, जैसे हम इसकी अगर बात करते हैं यहां पर, ठीक है, द लेंथ ऑफ लाइन सेगमेंट विच इज परपेंडिकुलर टू बेस, जो परपेंडिकुलर होना चाहिए बेस के। अगर मैं इसको बेस बोल रहा हूं तो ये इसकी हाइट होगी, करस्पॉन्डिंग हाइट, ठीक है। अगर हम इसको बेस बोल रहे हैं तो ये इसकी हाइट होगी, मतलब हाइट ऑफ पैरेललोग्राम करस्पॉन्डिंग टू गिवन बेस। करस्पॉन्डिंग टू गिवन बेस, बात समझ में आ गई, ठीक है। जो भी आपका बेस है उससे एक परपेंडिकुलर जो हाइट होगी उसको हम यहां पर क्या बोलना चाह रहे हैं?
एल्टीट्यूड बोलना चाह रहे हैं, मतलब वो क्या कहलाएगी, इसकी हाइट कहलाएगी। क्लियर। देखो ये एक पैरेललोग्राम है, इसको एक बार थोड़ा सा दोबारा बना करके अपन यहां पर देखते हैं। यहां पर चलो एक चीज और यहां पर याद होना चाहिए बच्चों को कि अगर मेरे पास में ऐसी दो पैरेलल लाइंस है, ठीक है, सपोज ये लाइन है L1, ये लाइन है L2 और ये इसका एक ट्रांसवर्सल है, ये एक तीसरी लाइन है। ट्रांसवर्सल भी क्या होता है, एक लाइन ही होती है। ये एक ट्रांसवर्सल है और इसी के पैरेलल मैं एक और यहां पर ट्रांसवर्सल बना रहा हूं। इसी के पैरेलल हमने यहां पर एक और ट्रांसवर्सल बना दिया। क्लियर। इनको अपन कुछ और नाम दे देते हैं N1 एंड N2। तो यहां पर जो शेप आपके सामने बनेगी, ठीक है, यहां पर जो हमारे सामने ये शेप बनने वाली है, ये शेप या तो रोम्बस बनेगी या फिर पैरेललोग्राम बनेगी। जनरली हम इसको क्या बोलते हैं कि ये एक पैरेलल है ना दोनों साइड्स, इसीलिए इसको हम क्या बोलते हैं, पैरेललोग्राम बोलते हैं। ठीक है। इसको हम शॉर्टकट में कुछ इस तरीके से भी लिख देते हैं, पैरेललोग्राम। ठीक है। पूरा लिखना चाहे तो पूरा भी हम इसको लिख सकते हैं, इस तरीके से भी इसको लिखा जा सकता है। क्योंकि हम जब भी किन्हीं दो साइड्स को पैरेलल बताते हैं तो इस तरीके की हमारे को पैरेलल लाइंस बतानी होती है। क्लियर। जैसा अभी हमने थोड़ी देर पहले लिख भी रखा था यहां पर। आगे देखो यहां पर एक इंटरेस्टिंग कंसेप्ट कि यहां पर जब आप पढ़ते हैं छोटी क्लासेस में तो आपको सिखाया जाता है कि ये ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल है। ठीक है। अगर ये दो एंगल आपस में इक्वल है, ये एंगल इसके इक्वल है, ये वाला एंगल इसके भी इक्वल होगा जिसको हम करस्पॉन्डिंग एंगल बोलते हैं। ठीक है। ये एंगल इसके भी इक्वल होगा जिसको हम क्या बोलते हैं, करस्पॉन्डिंग एंगल्स बोलते हैं। अगर ये एंगल इसके भी इक्वल है, जैसे मैं इसको 1 नाम दे रहा हूं तो मुझे इसको भी 1 नाम देना चाहिए। ठीक है। इसको 1 दूंगा तो मुझे इसको भी 1 देना चाहिए, चूंकि ये वाला एंगल इसके करस्पॉन्डिंग है और चूंकि ये वाला एंगल इसके ऑल्टरनेटिव इंटीरियर एंगल है, ये दोनों आपस में बराबर होंगे, इसलिए इसको भी मुझे 1 नाम देना चाहिए। क्लियर। इसका मीनिंग क्या हुआ कि जो अपोजिट एंगल हुए आपके पास में वो क्या हुए, इक्वल हुए। जो अपोजिट एंगल हुए वो क्या हुए, इक्वल हुए। क्लियर। ये छोटे छोटे कुछ कंसेप्ट्स हैं जो हमारे को पता होते हैं, लेकिन देखो ज्योमेट्री के अंदर जो अब आज हम इस चैप्टर में सीखना चाहते हैं, ठीक है, उस पर आते हैं। तो ये जो चैप्टर है आपका स्टार्टिंग होती है वैसे इसकी थ्योरम से, लेकिन ये कुछ बेसिक कंसेप्ट है, बेसिक डेफिनेशंस हैं जो हमारे को पता होनी चाहिए। क्लियर। तो स्टार्ट करते हैं अपनी फर्स्ट थ्योरम से। द डायगोनल ऑफ ए पैरेललोग्राम divides it into two triangle of equal area. डिवाइड इनटू 2 ट्राइंगल इन इक्वल एरिया। इसको प्रूव करना वैसे बहुत आसान है, बहुत सिंपल सी थ्योरम है। पहले सबसे हम यहां पर एक पैरेललोग्राम बना लें। ठीक है। सपोज ये ABCD आपके पास एक पैरेललोग्राम है और BD हम एक डायगोनल यहां पर ले रहे हैं। क्या है थ्योरम हमारी कि जो डायगोनल होता है वो पैरेललोग्राम को डिवाइड करता है 2 इक्वल पार्ट में, मतलब इक्वल एरिया होता है इनका, 2 इक्वल पार्ट में इसको डिवाइड करता है। क्लियर। तो हम यहां पर देखो जो गिवन पोर्शन है वो तो आराम से लिख लेंगे। टू प्रूव मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं यहां पर। आप यहां पर क्या प्रूव करना चाह रहे हैं, हम यहां पर प्रूव करना चाहते हैं कि जो आपका ट्राइंगल है ABC एक ट्राइंगल बनेगा यहां पर, बिल्कुल इसी तरीके से दूसरा ट्राइंगल बनेगा आपके पास में, ट्राइंगल BCD। ठीक है। इन दोनों का एरिया इक्वल होना चाहिए, तो बिल्कुल डेफिनेटली होना भी चाहिए। इसका प्रूफ अगर मैं यहां पर करने की कोशिश करूंगा तो देखो इसका प्रूफ हम किस तरीके से यहां पर करेंगे। हमारे को यहां पर 2 तरह के ट्राइंगल लेने पड़ेंगे। ठीक है। 2 ट्राइंगल हमारे को यहां पर दिख भी रहे हैं। मैं सबसे पहले इस BD को थोड़ा सा डार्क कर देते हैं। 2 ट्राइंगल हमारे को यहां पर दिख भी रहे हैं। एक ट्राइंगल आपको दिख रहा है ABD, एक ट्राइंगल आपको दिख रहा है CDB। ठीक है।
एक ट्राइंगल एबीडी दिख रहा है, एक ट्राइंगल सीबीडी दिख रहा है, इन दोनों ही ट्राइंगल्स को हम कॉन्ग्रुएंट बता सकते हैं। ठीक है, इन दोनों ही ट्राइंगल को हम कॉन्ग्रुएंट बता सकते हैं। तो बहुत सिंपल सा प्रूफ है। तो प्रूफ देखें यहां पर कि मैं यहां पर इस तरीके से लिखूंगा कि इन ट्राइंगल ए बी, सॉरी अपन सी लिख रहे हैं इसको, ए बी डी है इधर वाला पॉइंट। ठीक है, ये वाला ट्राइंगल ले रहे हैं अपन, ए बी डी, एंड ट्राइंगल सी डी बी वी हैव, हम देखो यहां पर क्या क्या बता सकते हैं। ये आपको पहले से उसने बता दिया, थ्योरम के अंदर स्टेटमेंट है कि ये एक पैरेललोग्राम है, ये इसका एक डायगोनल है। अब चूंकि अगर ये एक पैरेललोग्राम है तो यहां पर ए बी जो साइड होगी, ठीक है, वो करस्पॉन्डिंग डी सी के इक्वलेंट होगी, बिल्कुल होगी। ठीक है, करस्पॉन्डिंग डी सी के इक्वलेंट होगी। ये अपोजिट एंगल है, अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया भी है कि ये जो अपोजिट एंगल होते हैं ये आपस में क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। बिल्कुल इसी तरीके से इस एंगल को मैं इक्वल बता सकता हूं। ठीक है, तो इस एंगल का अपन नाम देते हैं यहां पर बी ए डी। बिल्कुल इसी तरीके से दूसरा वाला जो आपका एंगल है उसका अपन नाम देते हैं बी सी डी, ये भी आपस में इक्वल होंगे। बिल्कुल इसी तरीके से ये वाली भी एक साइड है, करस्पॉन्डिंग साइड ये वाली भी इक्वल होंगी, मतलब आपके पास में ए डी इक्वल बी सी होगा। ठीक है, पहले अपन ने ये वाला ट्राइंगल लिया, इसमें अपन ने ए बी लिख दिया, अब हम ए डी लिख रहे हैं। अब देखो यहां पर जब भी आपने ऐसा, पहले भी ऐसे वाले क्वेश्चंस आपने किए हैं, जब भी आपको कुछ टू ट्राइंगल लेकर के, ठीक है, कुछ यहां पर लिखना होता है तो हम यहां पर 3 स्टेप्स ही लिखते हैं, लेकिन उनके रीजन भी लिखते हैं यहां पर। ठीक है, इसका रीजन देखो, इसमें वैसे एक काम अपन और कर सकते थे, और भी ज्यादा मैं इसको एक, चूंकि अभी अपने स्टार्ट करा ना, तो हम यहां पर बी डी इक्वल बी डी लिखते हैं। ठीक है, यहां पर देखो आपकी ये अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम, ये भी हमारी अपोजिट साइड्स हैं। बिल्कुल इसी तरीके से ये आपकी कॉमन साइड है। ठीक है, सिंपल ये इसका प्रूफ। तो बाकी हम यहां पर आराम से लिख सकते हैं बाय, यहां पर देखो मैंने तीनों साइड लिए, इसका मतलब साइड 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 कॉन्ग्रुएंस का हमने यूज किया। ठीक है, ये जो दोनों आपके पास में ट्राइंगल होंगे ए बी डी, ये कॉन्ग्रुएंट होगा दूसरे वाले ट्राइंगल के। दूसरा ट्राइंगल कौन सा बनेगा, सी डी बी। ठीक है, सिंपल ये प्रूफ। एक ट्राइंगल ये है, एक ट्राइंगल ये है। अब जब मैंने इस चैप्टर की स्टार्टिंग की थी तब आपके पास में, आपके सामने 2 रीजन बनाए थे, R1 एंड R2, और अपन ने कुछ इस तरीके से यहां पर सीखने की कोशिश की कि अगर R1 और R2 दोनों एक दूसरे के कॉन्ग्रुएंट हैं तो हम उन दोनों का एरिया इक्वल कर सकते हैं। तो वही वाला केस है। ठीक है, आप देखो यहां पर अगर ये दोनों ट्राइंगल एक दूसरे कॉन्ग्रुएंट है तो एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी डी, ये जो भी यहां पर बनेगा उतना ही एरिया दूसरे ट्राइंगल का भी बनना चाहिए। ठीक है, तो हम यहां पे लिख सकते हैं सी डी बी। ओके, हैंस प्रूव। ये एक बहुत छोटी सी थ्योरम है, बहुत इनिशियल लेवल है। ठीक है, क्लियर। आगे बढ़ते हैं अपनी नेक्स्ट थ्योरम के लिए। ओके, देखो नेक्स्ट थ्योरम है अब अपने पास में, पैरेललोग्राम ऑन द सेम बेस एंड बिटवीन सेम पैरेलल। ठीक है, सेम बेस और सेम पैरेलल लाइन पर 2 पैरेललोग्राम है आपके पास में। तो देखो एक पैरेललोग्राम मैं आपके सामने लिख रहा हूं ए बी सी डी। ठीक है, एक आपके पास पैरेललोग्राम है ए बी सी डी, दूसरा है आपके पास में ए बी ई एफ, ए बी ई एफ। ठीक है, ए बी ई एफ एक पैरेललोग्राम है, बिल्कुल इसी तरीके से ए बी सी डी भी एक पैरेललोग्राम है। क्लियर। क्या बोला इसने, लाइंस आर इक्वल इन एरिया, मतलब इन दोनों का एरिया क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। तो देखो किसी भी थ्योरम को प्रूव करने के लिए सबसे पहले लिखा जाता है कि जो आपको गिवन होता है। क्लियर। गिवन क्या है, 2 पैरेललोग्राम गिवन है। गिवन क्या है हमारे पास में, 2 पैरेललोग्राम हमारे पास में गिवन है।
ठीक है, ये गिवन है 2 पैरेललोग्राम। कौन कौन से वाले गिवन है? एक तो ABCD गिवन है, एक ABEF गिवन है। ठीक है, इनको अभी लिखेंगे अपन। तो हमारे पास में जो गिवन है यहां पर 2 पैरेललोग्राम ऑन सेम बेस AB, तो मैं यहां पे इस तरीके से लिख देता हूं 2 पैरेललोग्राम ABCD एंड ABEF, ठीक है, बे ऑन सेम बेस AB and between same parallel and between same parallel. सैम पैरेलल कौन कौन सी है? AB पैरेलल है, देखो किसके पैरेलल है? पूरे के पैरेलल है। ये हम इस तरीके से लिख रहे हैं इसको, CF लिख लेते हैं इसको, या FC लिख देते हैं, FC। ठीक है, इसके पैरेलल है ये लाइन। यहां देखो हम प्रूव क्या करना चाहते हैं, सेकंड पॉइंट आता है हमारा टू प्रूव। तो देखो यहां पर प्रूव करने के लिए क्या है हमारे पास में कि जो एरिया है किसका? पैरेललोग्राम ABCD का। पैरेललोग्राम ABCD का जो भी एरिया आएगा वो एरिया इक्वल होना चाहिए पैरेललोग्राम ABEF के। बात समझ में आ रही है? ठीक है, ये एरिया इस एरिया के इक्वलेंट होना चाहिए, बस इतनी सी बात हमारे को यहां पर प्रूव करनी है। लेकिन देखो दोबारा पढ़ रहा हूं, पैरेललोग्राम ऑन सेम बेस मतलब बेस सेम होना चाहिए, क्लियर? एंड बिटवीन द सेम पैरेलल, यहां पर 2 पैरेलल लाइन चाहिए, सेम बेस चाहिए, उस वाले केस के लिए थ्योरम काम करेगी। ठीक है, इस कंसेप्ट का हम यूज किसी भी क्वेश्चन के अंदर कर लेंगे। किस तरीके से करेंगे वो जब क्वेश्चन करेंगे तब देखेंगे। ठीक है, देखो अभी हम ये प्रूव करना चाहते हैं, और जब भी आप कभी कोई भी थ्योरम प्रूव करते हैं तो सबसे फर्स्ट जो हमारा पॉइंट होता है एक तरह से वो होता है गिवन, सेकंड पॉइंट होता है हमारा ये वाला टू प्रूव, और थर्ड नंबर पॉइंट होता है अगर यहां पर कोई कंस्ट्रक्शन की जरूरत पड़ती है तब। ठीक है, यहां पर कोई कंस्ट्रक्शन की जरूरत पड़ती है तो हम ऐसा कुछ करेंगे, अदरवाइज जरूरत ही नहीं है। तो देखो हमारे पास में यहां पर जो भी है गिवन उसी के अकॉर्डिंग में यहां पर जो नेक्स्ट जो हमारा पॉइंट होता है वो होता है प्रूफ। ठीक है, देखो हम इसको किस तरीके से प्रूव करें। तो यहां पर सबसे पहली चीज तो मुझे इस ऐसे एक डायग्राम जो दिख रहा है, ठीक है, ये एक डायग्राम है पूरा। इस डायग्राम के अंदर मेरे पास में 2 ट्राइंगल मुझे यहां पर दिख रहे हैं। ठीक है, 2 ट्राइंगल मुझे यहां पर दिख रहे हैं। अगर हम यहां पर बात करें AF वाले की, तो देखो AF ABEF का एक साइड है। ठीक है, ABEF ये वाला जो आपका पैरेललोग्राम है उसकी एक साइड है। बिल्कुल इसी तरीके से ये भी तो एक साइड है। ये किसकी साइड है? ABEF, ये इसकी साइड है, और ये वाली किसकी साइड है? करस्पॉन्डिंग। इस तरीके से अपन अलग अलग बना करके मैं आपको दिखा देता हूं। ठीक है, जैसे ये एक आपके पास में पैरेललोग्राम, बिल्कुल ये भी एक आपके पास में पैरेललोग्राम है। इसको थोड़ा सा और, ठीक है। अब देखो अगर मैं इस वाली साइड की बात कर रहा हूं तो ये वाली साइड इसके पैरेलल होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए, क्योंकि मेरे पास में ABCD ये आपके पास में एक पैरेललोग्राम है। बिल्कुल इसी तरीके से ABEF ये भी आपके पास में एक पैरेललोग्राम है। तो ये वाली साइड इस वाली साइड के करस्पॉन्डिंग होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। ठीक है, तो हम यहां पर 2 तरह के ट्राइंगल लेते हैं। इन ट्राइंगल, एक को अपन नाम देते हैं ADF, ठीक है, ADF और BCE। ये वाले हमने यहां पर 2 ट्राइंगल लिए, क्लियर। अब देखो यहां पर मैं इनकी 2 साइड्स को इक्वल कर रहा हूं, तो क्या मैं इस वाले एंगल को भी इक्वल कर सकता हूं? बिल्कुल कर सकता हूं। आप यहां पर ऐसा भी देखेंगे कि ये जो आपके पास में पूरा एक डायग्राम है, इसमें यहां पर बनने वाला एंगल इस वाले एंगल के इक्वलेंट तो होना ही चाहिए। ठीक है, क्योंकि ये आपस में करस्पॉन्डिंग एंगल भी आपको दिखेंगे, क्योंकि ये दोनों आपस में क्या है? पैरेलल लाइंस है।
अगर ये दो लाइन पैरेलल है तो यहां और यहां बनने वाला एंगल करस्पॉन्डिंग एंगल है, इसलिए इक्वल होगा। बिल्कुल इसी तरीके से यहां पर बनने वाला एंगल भी तो इक्वल होगा। ठीक है, तो हमारे को तो केवल यहां पर 3 स्टेप्स लिखनी होती है। वो 3 स्टेप्स कौन सी वाली आपको लिखनी है? तो देखो यहां पर सबसे पहले हमने ट्राइंगल लिया ADF, तो हम AD साइड ही ले लेते हैं। क्लियर? AD के हम करस्पॉन्डिंग लिख सकते हैं BC को। क्यों लिख सकते हैं? चूंकि ये अपोजिट साइड्स हैं। ठीक है, चूंकि ये अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम, ठीक है, ABCD कौन से वाले पैरेललोग्राम के अपोजिट साइड्स हैं? ABCD की। लेकिन चूंकि ये दोनों ही साइड दो अलग अलग ट्राइंगल्स में आ रही हैं, इसीलिए मैंने इन दोनों को आपस में इक्वल कर दिया। क्लियर? सेकंड पॉइंट हम यहां पर लिख सकते हैं कि जो आपका AF है ये भी इक्वल होना चाहिए। ये किसके इक्वल होना चाहिए? BE के इक्वल होना चाहिए। बिल्कुल सेम रीजन इसका भी है कि ये अपोजिट साइड है। ठीक है, ये भी दोनों अपोजिट साइड्स हैं, लेकिन ये पैरेललोग्राम अलग है। ये भी अपोजिट साइड्स हैं, पैरेललोग्राम अलग है। ABEF, ठीक है, ABEF। क्लियर हुआ? बिल्कुल इसी तरीके से हम यहां पर DAF, एंगल DAF इसको इक्वल बता सकते हैं एंगल CBE लिख देते हैं इसको, CBE। ऐसा हम क्यों लिख सकते हैं? ऐसा हम इसलिए लिख सकते हैं चूंकि ये दो पैरेलल लाइन के बीच वाला एंगल है। ठीक है, दो पैरेलल लाइन के बीच वाला एंगल है। ये वाला एंगल है, ये वाला एंगल है। मैंने ये वाले जो दो एंगल इक्वल करें, इनसे भी हम यहां पर कॉन्ग्रुएंसी बता सकते थे। इससे भी मैं यहां पर कॉन्ग्रुएंसी बता सकता था। आपने जब लाइन्स एंड एंगल और ट्राइंगल के बारे में पढ़ा है, ठीक है, तो उसमें हमने कॉन्ग्रुएंसी की जो 5 स्टेप्स हैं, हम किस किस तरीके से कॉन्ग्रुएंसी बता सकते हैं, वो आपने पहले से पढ़ रखा है। ठीक है, क्लियर? तो देखो हम तो इसका अभी यहां पर यूज कर रहे हैं क्योंकि मेरे पास में जो AB साइड है, हाँ बिल्कुल इस तरीके से लिख सकते हैं अपन कि AB साइड, एक तो यहां पर आपके FC पूरा ही लिख देते हैं, इसके पैरेलल है। बिल्कुल इसी तरीके से ये साइड जिसको हम AD बोलते हैं वो BC के भी पैरेलल है। AD पैरेलल है BC के। बिल्कुल इसी तरीके से AF पैरेलल है, ठीक है, BE के। तो ये एक रीजन है, इसीलिए हम इस वाले एंगल को इक्वल लिख सकते हैं। मतलब यहां पर साइड साइड एंगल से हम इसकी कॉन्ग्रुएंसी प्रूव कर रहे हैं। ठीक है, किससे प्रूव कर रहे हैं? साइड एंगल साइड से। ये एंगल ले लिया अपन ने, ये इसके बीच में आ रहा है ना एंगल, तो साइड एंगल साइड लिखेंगे इसको, साइड एंगल साइड। इन दोनों को हमने इक्वल बता दिया, मतलब इन दोनों को ADF कॉन्ग्रुएंट होगा BCE के। क्लियर? अगर ऐसा होगा तो इन दोनों का एरिया भी हम इक्वल कर सकते हैं। अगर ऐसा हम लिख सकते हैं तो फिर मैं इन दोनों का एरिया भी इक्वल बता सकता हूं, BCE। इन दोनों का आपस में एरिया इक्वल होगा। इसको हम देते हैं इक्वेशन नंबर 1। क्लियर? यहां तक बात क्लियर हुई? अब देखो यहां पर करना क्या है, मुझे तो यहां तक पहुंचना है, लेकिन मेरे पास में ये वाले जो ट्राइंगल्स हैं, ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट आ चुके हैं। ये वाले दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट आ चुके हैं। ठीक है, और जो मुझे यहां पर दो पैरेललोग्राम दिख रहे हैं उसमें मुझे एक कॉमन रीजन दिख रहा है। इन दोनों ट्राइंगल के लिए एक कॉमन रीजन है मेरे पास में, ABED। तो ध्यान से देखो एक बार कि अगर ADF आपके पास में एक ट्राइंगल है और हम ये वाला जो जिसको अभी मैंने शेडेड नहीं किया, ठीक है, ये वाला रीजन अगर हम इसके अंदर ऐड कर दें, ये वाला रीजन अगर हम इसके अंदर ऐड कर दें, तो मेरे पास में एक पैरेललोग्राम बनेगा जिसका नाम होगा ABEF। बिल्कुल इसी तरीके से BCE, ये भी एक ट्राइंगल है, BCE ये भी एक ट्राइंगल है। इसमें भी अगर मैं इस कॉमन रीजन को ऐड कर देता हूं, मतलब मैं यहां पर देखो क्या करना चाह रहा हूं, बोथ साइड ऐड करना चाह रहा हूं, तो थोड़ी सी कैलकुलेशन यहां पे कर लेते हैं इसकी। आपके पास में एरिया ऑफ ट्राइंगल ADF है, ठीक है,
इसमें हम एरिया ऑफ पैरेललोग्राम ऐड कर रहे हैं। कौन सा वाला, सॉरी पैरेललोग्राम नहीं बोलेंगे इसको, इसमें हम एरिया ऐड कर रहे हैं। कौन सा वाला एरिया ऐड कर रहे हैं, ए बी ई डी, ये वाला एरिया ऐड कर रहा हूं मैं, बोथ साइड। सेकंड नंबर एरिया ऑफ ट्राइंगल, देखो कौन सा वाला ट्राइंगल लिख रहा है हमारे सामने, BCE, ठीक है। तो हम यहां पर BCE में एरिया ऑफ दिस रीजन मींस ABED, इसको मैंने ऐड कर दिया। क्लियर। जब हम ऐसा कुछ करेंगे तो आप देखो ये वाला जो रीजन है, ये एक ट्राइंगल प्लस समथिंग, ये कुछ मिलने के बाद में एक पूरा पैरेललोग्राम बना देगा। कौन सा वाला बनाएगा, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम ABEF, ठीक है। बिल्कुल इसी तरीके से ये वाला जो रीजन है ये भी एक पैरेललोग्राम बना लेगा, ठीक है। क्लियर हो रही बात। क्या किया हमने, सबसे पहले इन दोनों ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूव किया। जैसे आप रीजन को कॉन्ग्रुएंट बताते हैं तो उसका एरिया आपस में इक्वल होता है, ये हमने बिल्कुल इनिशियल लेवल पे सीख ली बात। फिर हमने ये जो कॉन्ग्रुएंट आए थे, सॉरी ये जो एरिया इक्वल आया था, उसमें हमने एक कॉमन रीजन, जो कॉमन रीजन हमारे को इस डायग्राम के अंदर दिख जाएगा, ठीक है, ABED, ये वाला एक कॉमन रीजन था। इस कॉमन रीजन को हमने बोथ साइड ऐड किया। जैसे ही आप इसको ऐड करोगे तो ये बनाएगा पैरेललोग्राम ABEF, और ये वाला आप देख सकते हो एक बार के लिए, ये वाला ट्राइंगल है आपका, तो ये बनाएगा ABCD, ठीक है, ABCD। यही तो प्रूव करना है अपना वो, ठीक है। क्लियर हुआ। यस, नेक्स्ट थ्योरम देखते हैं। नेक्स्ट है, देखो अपने पास में, इफ ए ट्राइंगल एंड पैरेललोग्राम आर ऑन सेम बेस, हमारे पास में एक ट्राइंगल है, एक पैरेललोग्राम है जो दोनों ही सेम बेस पर हैं, ठीक है, आर ऑन सेम बेस एंड बिटवीन द सेम पैरेलल, सेम बेस है एंड सेम पैरेलल है, द एरिया ऑफ ट्राइंगल इज इक्वल टू हाफ ऑफ द पैरेललोग्राम, मतलब एरिया ऑफ ट्राइंगल। तो हम यहां पर देखो प्रूव क्या करना चाहते हैं, उसको लिख लेते हैं। आप यहां पर प्रूव करना चाहते हैं कि जो आपका पैरेललोग्राम वाला एरिया है, अब यहां पर जो मैंने डायग्राम में आपके सामने बना रखा है, ये BCDE एक पैरेललोग्राम, ठीक है, BCDE, इसका एरिया इसको दोबारा लिख देते हैं, पहले ट्राइंगल का एरिया लिखते हैं, ठीक है। मतलब ट्राइंगल मेरे सामने जो बन रहा है वो बन रहा है ABC जो आपके पास में ट्राइंगल है, इसका एरिया हाफ ऑफ एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, ठीक है। क्या नाम है इसका, BCDE। इसके इक्विवेलेंट है, ऐसा हम यहां पर बताना चाहते हैं। तो देखो बहुत सिंपल कंसेप्ट है। यहां पर एक छोटा सा कंस्ट्रक्शन की भी जरूरत हमारे को पड़ेगी। क्यों पड़ेगी, क्योंकि हम जब भी किसी ट्राइंगल का एरिया लिखते हैं तो ट्राइंगल का एरिया एक जो फॉर्मूला होता है वो सबको आता है, ठीक है। जो फॉर्मूला होता है हमारे पास में क्या होता है, 1/2 बेस मल्टीप्लाई हाइट होता है, ठीक है। लेकिन यहां पर मैं बेस की बात कर रहा हूं, 1/2 बेस मल्टीप्लाई हाइट होता है, ठीक है। हम यहां पर बेस की बात कर रहे हैं। तो देखो बेस अगर मेरे पास में सेम बेस है, मतलब BC मेरे पास में यहां पर सेम बेस है, तो ये सारी इंफॉर्मेशन हम कहां पे लिखते हैं, गिवन में। गिवन में आप क्या लिखेंगे, आपके पास में दो डायग्राम है। नंबर 1 एक ट्राइंगल, ए ट्राइंगल ABC एंड ए पैरेललोग्राम BCDE, ठीक है, आर ऑन सेम बेस एंड बिटवीन सेम पैरेलल। तो यहां पर आपके पास में सेम पैरेलल है, ऐसा हम यहां पर प्रूव करना चाहते हैं। इसका प्रूफ देखें। प्रूफ के पहले मैं यहां पर एक छोटा सा कंस्ट्रक्शन लिख देता हूं, वो इधर ही लिख देता हूं, ठीक है। देखो यहां पर कंस्ट्रक्शन में हम क्या लिख सकते हैं, कंस्ट्रक्शन में केवल आपको इतना सा बताना है कि यहां से अगर मैं एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करता हूं, ठीक है, इसको अपन कुछ पॉइंट दे दें, L पॉइंट दे देते हैं इसको, तो ये इसकी हाइट कहलाएगी, ट्राइंगल की हाइट कहलाएगी। डेफिनेटली ये एक ट्राइंगल की हाइट होगी, जितनी हाइट ये होगी, क्योंकि ये सेम पैरेलल लाइंस है ना, तो ये लाइंस जितनी हाइट यहां पर होगी उतनी हाइट यहां पर भी होगी, उतनी हाइट थोड़ा सा आगे बढ़ूंगा तब भी होगी, तो उतनी ही हाइट आपको यहां पर भी तो मिलना चाहिए। आ रही है बात समझ में, इसको अपन M पॉइंट दे देते हैं,
ठीक है, उतनी ही हाइट आपको यहां पर भी मिलना चाहिए। तो केवल हमने यहां पर ड्रॉ किया, क्या ड्रॉ किया, ए एल परपेंडिकुलर टू BC, और बिल्कुल इसी तरीके से DM भी BC के परपेंडिकुलर है, DM भी परपेंडिकुलर है BC के। अब देखो इसका छोटा सा एक प्रूफ है, सिंपल सा कंसेप्ट है कि हम यहां पर एरिया फाइंड आउट करना चाहते हैं। आप यहां पे इस तरीके से देखें कि E एंड D ये दोनों देखो कोलिनियर होंगे क्योंकि एक ही लाइन में। अब अगर ये दोनों के दोनों एक लाइन में है तो यहां पर जब मैं एरिया ऑफ ट्राइंगल लिखूंगा, एरिया ऑफ ट्राइंगल लिखना चाह रहा हूं मैं, ठीक है, तो AL मतलब ये दोनों अगर कोलिनियर होंगे आपके पास में, तो ये जो AL होगा ये इक्वल होना चाहिए DM के, ठीक है, AL इक्वल होना चाहिए। सबसे पहला काम तो यही करें, ठीक है, क्योंकि इसका तो अपन यूज करेंगे। फिर मैं यहां पर एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC लिख रहा हूं। कैसे लिखोगे, 1/2 बेस मल्टीप्लाई हाइट करके लिखोगे। बेस है मेरे पास में BC और हाइट है मेरे पास में AL। बेस क्या है BC और हाइट क्या है AL। क्लियर। बिल्कुल इसी तरीके से जब आप एरिया ऑफ ट्राइंगल, चूंकि मैंने फर्स्ट इक्वेशन दे दिया इसको, देखो AL को हम यहां पर किससे रिप्लेस करके लिख सकते हैं, 1/2 BC मल्टीप्लाई DM से रिप्लेस कर सकते हैं, ठीक है ना। इसको हम DM से रिप्लेस कर सकते हैं बिल्कुल। अगर मैं इसको DM से रिप्लेस कर सकता हूं तो ये वाला जो पोर्शन है, ठीक है, जिसको हम बोलेंगे 1/2, इसको हम क्या बोलते हैं, BC मल्टीप्लाई DM। ध्यान से देखो यहां पर ये BC है। अगर मैं इस पैरेललोग्राम की हाइट मेजर करूंगा, यहां से मेजर करूं एक ही आएगी, यहां से मेजर करूं एक ही आएगी, मतलब वो भी DM के इक्विवेलेंट होगी। तो ये जो आपका BC मल्टीप्लाई DM है, ये आपका एरिया ऑफ पैरेललोग्राम है कि नहीं है, ठीक है। इसका नाम था अपना BCDE। सिंपल कंसेप्ट है, छोटे छोटे पॉइंट है, ठीक है। 1/2 एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, और ये हम क्या निकालना चाह रहे हैं यहां पर, एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC। सिंपल सा प्रूफ है, छोटा सा प्रूफ है इसका, लेकिन फिर भी पूछ लिया जाता है, पता भी होना चाहिए, ठीक है। इस कंसेप्ट का यूज हम कई दूसरे क्वेश्चंस में करते हैं। ये भी एक छोटा सा कंसेप्ट है, लेकिन बस पता होना चाहिए। इसका हम यूज कर सकते हैं दूसरी जगह पर, ठीक है। एक बिल्कुल इनिशियल लेवल का मैं क्वेश्चन ले रहा हूं, ठीक है, इसको रफ करते हैं। देखो एक क्वेश्चन लेते हैं छोटा सा, एरिया से रिलेटेड क्वेश्चन लेते हैं। अगर आपको कुछ ऐसा गिवन है इन पैरेललोग्राम, और ये इसने नाम दे दिया ABCD, ठीक है, ABCD आपके पास में एक पैरेललोग्राम है, और इसके अलावा यहां पर AB जो साइड है वो 8 सेंटीमीटर है, AB जो साइड है वो 8 सेंटीमीटर है। क्लियर। और एल्टीट्यूड करस्पॉन्डिंग टू साइट, altitude corresponding to sides AB and AD, AB and AD is, इसकी आपको लेंथ यहां पर गिवन है 4 सेंटीमीटर एंड 5 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर एंड 5 सेंटीमीटर।
अब देखो क्या पूछेगा यहां पर आपसे, वो पूछेगा एडी की वैल्यू, फाइंड एडी। सिंपल क्वेश्चन है, बस यहां पर हम पैरेललोग्राम का जो एरिया वाला जो फॉर्मूला होता है केवल उसका यूज करते हैं। देखो अगर मैं यहां पर आपके सामने ऐसा एक पैरेललोग्राम बना दूं, ठीक है, सपोज ये एक पैरेललोग्राम है, ये एक करस्पॉन्डिंग बेस के लिए हाइट कहलाएगी, ये एक करस्पॉन्डिंग बेस के लिए हाइट हो सकती है, बिल्कुल हो सकती है, ठीक है। नाम इसको दे दिया अपन ने ABCD, ABCD इसको अपन ने नाम दे दिया, और ये हमारे से बोल रहा है ABAD, AB एंड AD। अच्छा, AB एंड AD इसके करस्पॉन्डिंग जो हाइट है वो 4 और 5 है, तो एक 4 ले लें, एक 5 ले लें, तो इसके करस्पॉन्डिंग हाइट चाहिए अपने को, कुछ ऐसा बना लेते हैं इसको। इसके करस्पॉन्डिंग हाइट लगभग यहां से, ठीक है। इसको अपन नाम भी दे दें तो M और N ऐसा नाम दे देते हैं। तो देखो आपके पास में यहां पर DM, AD की वैल्यू चाहता है, ये A से लेकर के D तक की वैल्यू चाहता है जो करस्पॉन्डिंग एल्टीट्यूड्स हैं, ठीक है। इसने क्या बोला हमारे को कि AB के करस्पॉन्डिंग जो है, AB के करस्पॉन्डिंग जो एल्टीट्यूड है, मतलब आपके पास में देखो क्या क्या इंफॉर्मेशन गिवन है, सॉल्यूशन लिख रहा हूं उसका डायरेक्ट। आपके पास में यहां पर AB जो साइड है वो 8 सेंटीमीटर गिवन है, ठीक है। AB एंड AD ये मतलब करस्पॉन्डिंग जो हम एल्टीट्यूड की हाइट देख रहे हैं, एक तो है 4 सेंटीमीटर, दूसरी है 5 सेंटीमीटर, तो ये वाली किसके लिए कहलाएगी, AB के लिए कहलाएगी। मतलब ये हमारे पास में DM वाली वैल्यू जो कितनी है 4 सेंटीमीटर। सेकंड नंबर BN वाली वैल्यू है, ये कितनी है मेरे पास में 5 सेंटीमीटर। क्लियर, एक है 5 सेंटीमीटर, एक है 4 सेंटीमीटर। अब मैं यहां पर क्या चाहता हूं, मुझे यहां पर AD की वैल्यू निकालनी है। तो सिंपल सा कंसेप्ट है कि आपके पास में एरिया ऑफ पैरेललोग्राम आपको लिखते हुए आता है। हालांकि इसका एक छोटा सा प्रूफ भी है कि एरिया ऑफ पैरेललोग्राम इज अ प्रोडक्ट ऑफ इट्स बेस एंड हाइट, ठीक है। तो एक बहुत सिंपल छोटा सा इसका प्रूफ है, मैं यहां पर सीधे लिख रहा हूं इसको ABCD। देखो आपका बेस अगर मैं AB लेकर के चल रहा हूं तो इसके लिए करस्पॉन्डिंग हाइट क्या कहलाएगी, DM कहलाएगी, ठीक है। बिल्कुल इसी तरीके से अगर मैं बेस AD लेकर के चल रहा हूं, ठीक है, AD अगर हम बेस लेकर के चलते हैं तो करस्पॉन्डिंग हाइट इसकी क्या कहलाएगी, BN। क्लियर हुई बात। ये भी लिख सकते हैं तो ऐसा भी लिख सकते हैं, एरिया तो मैं किसी भी तरीके से लिख सकता हूं ना। मैंने यहां से एक करस्पॉन्डिंग एल्टीट्यूड बना दिया, उससे भी हम इसका एरिया लिख सकते थे, ठीक है। क्लियर। तो आपके पास में जो जो यहां पर इंफॉर्मेशन गिवन है उसका अपन यूज कर लें। मुझे यहां पर AB की वैल्यू गिवन है, मुझे यहां पर DM की वैल्यू भी गिवन है, मुझे यहां पर AD की वैल्यू फाइंड आउट करनी है और इसकी वैल्यू गिवन है 5। तो सिंपल आंसर आ जाएगा। AD हम किस तरीके से निकालेंगे, ये कितना बन जाएगा, 8 4 जा 32, 32 अपॉन 5, ठीक है। 32 अपॉन 5 मीन्स 6.4। क्वेश्चन छोटा है लेकिन फिर भी कई स्टूडेंट्स हो सकता है कि इसको छोड़ देते हो एग्जाम में, ठीक है। तो छोड़ना नहीं है अपने को, आगे बढ़ते हैं।